नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आपदा का सामना में। आपदाएं हमारे समय का एक सच हैं, लेकिन हम आपदाओं को रोक नहीं सकते और हम उसके लिए तैयारी जरूर कर सकते हैं। यानी तैयारी में ही है समझदारी। आपने एनडीआरएफ, एनडीएमए, एनडीआईएम और कई राज्यों की आपदा प्रबंधन जो संस्थाएं हैं उनका जरूर नाम सुना होगा। इनकी एक बड़ी भूमिका है, लेकिन इनसे भी बढ़ के भूमिका है जो स्थानीय समुदाय है, यानी हम और आप जैसे लोग जो आपदा प्रबंधन के पूरे क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और ऐसे उदाहरण भी हमारे सामने हैं। तो आज हम बात करेंगे समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की। तो क्या है ये समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन? जरा हम नजर डालने की कोशिश करते हैं और इसके महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। तो समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, समुदाय हमेशा राहत की एक पहली कड़ी होता है और सामुदायिक भागीदारी ये सुनिश्चित करती है कि स्थानीय स्वामित्व यानी तमाम गतिविधियों में उसकी अपनी एक निश्चित भागीदारी हो। साथ ही स्थानीय जरूरतों का ये पूरी प्रक्रिया ध्यान रखती है। स्थानीय लोग ही उस भूखंड का, उस इलाके को बेहतर तरीके से समझते हैं। सामुदायिक भागीदारी क्षति को रोकने के लिए स्वयंसेवी तरीकों को बढ़ावा देती है कि आम आदमी आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभाए। महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को इसके तहत प्रेरित किया जाता है और खासकर हम समझें कि सामुदायिक जो भागीदारी है पारस्परिक सहायता को भी बढ़ावा देती है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सबसे जमीन पर यह स्थानीय समुदाय ही मौजूद रहता है और साथ ही योजनाओं की तैयारियां इन्हीं का आधार भी बनती हैं। और अगर ऐसा होता है तो आपदा प्रबंधन बेहतर तरीके से हो सकता है। ज्यादा जोखिम वाले सामाजिक वर्गों को लेकर संवेदनशीलता बढ़ाने की भी इसके तहत बात है, जो समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन का एक हिस्सा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किस तरह के दिशा निर्देश इसके तहत हैं, तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो राज्यों के विभिन्न विभागों की अति संवेदनशीलता की ये बात करती है। इसके तहत जो गाइडलाइंस हैं, साथ में बात होती है आपदाओं की रोकथाम और राहत के उपायों की, उसे लेकर जागरूकता हो, समाज का हर वर्ग इसको लेकर जागरूक हो। इसके अलावा राहत उपाय हो, विकास योजनाएं परियोजनाओं के साथ एकीकृत की जाएं, यह भी एक समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन का एक प्रमुख हिस्सा है। और एक बड़ा हिस्सा है क्षमता निर्माण और तैयारियों के लिए उपाय करना। क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही साथ राज्य सरकारों के हर विभाग की भूमिका और जिम्मेदारी तय इसके तहत की जाती है, जिसका एक बड़ा अंतर हमें देखने को मिला है कई आपदाओं में। साथ ही योजनाओं की हर साल समीक्षा होती है और अपडेशन यानी उसकी समीक्षा के साथ साथ किस तरह के बदलाव हों उसमें भी बेहद जो है उससे फर्क पड़ रहा है। राहत उपायों के वित्त पोषण में हो उचित प्रावधान, ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जब आपदा है उस दौरान समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन किस तरह की भूमिका निभा सकती है। आपदा के दौरान राहत के पहले कदम उठाने वाले प्रशिक्षित हों, जो समुदाय के लोग होते हैं, हमारे आसपास के लोग होते हैं। समुदाय के स्वयंसेवी को प्राथमिक उपचार, बचाव, इन कार्यों का प्रशिक्षण होना चाहिए। इससे एक बड़ा फर्क आ रहा है। साथ ही साथ समुदाय के स्वयंसेवियों को आश्रय स्थलों का प्रबंधन, राहत सामग्री वितरण और जैसे कार्यों का प्रशिक्षण हो तो आपदा के बाद की स्थिति बेहतर तरीके से सुधर सकती है। इसके अलावा स्वयंसेवी को सरकारी एजेंसियों के सहयोग करने का भी प्रशिक्षण हो, उससे जो तमाम राहत एजेंसियां हैं उसको बड़ी मदद मिलेगी। दिव्यांगजनों और बुजुर्गों राहत कार्यों के दौरान उन पर विशेष सावधानियां बरती जाएं, इस तरह के भी इसमें प्रावधान है, जिसमें समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन एक बड़ी भूमिका निभा रहा है और निभा सकता है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है ये और हमारे साथ चार बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे स्टूडियो में। आइए उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हमारे साथ है राजेंद्र सिंह जी, जो सदस्य हैं एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। हमारे साथ प्रोफेसर संतोष कुमार हैं, जो नेशनल
इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हैं। हमारे साथ NS बुंदेला साहब हैं जो IG हैं NDRF में, और हमारे साथ डॉक्टर मनु गुप्ता हैं जो वाइस प्रेसिडेंट और को फाउंडर हैं सीड्स नामक संस्था के। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। और सबसे पहले मैं शुरुआत राजेंद्र जी आपसे करना चाहूंगा। ये जो पूरी परिकल्पना है समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, किस तरह से इसने बदलाव किया है और किस तरह का पोटेंशियल इस पूरी संकल्पना के पीछे है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आपने अभी कहा है कि भारत एक आपदाग्रस्त देश है जहां पर लगभग 80% भूभाग है पूरे वर्ष आपदाओं से जूझता रह जाता है। आपदाएं जैसे फ्लड है, साइक्लोन है, लैंडस्लाइड है, सूखा है, भूकंप है, लाइटनिंग है, इस तरह की आपदाएं हमारे पूरे वर्ष ही हमें इन आपदाओं से चुनौतियां मिलती हैं। और इन सब आपदाओं का लीडरता पूर्वक किस तरह सामना करा जाए, इसके लिए हमें अपनी कम्युनिटी को पूर्ण रूप से तैयार करना है, वेल इक्विप्ड करना है, वेल ट्रेन करना है। और ये सब सबसे बड़ी बात है कि इन सब एजेंसी के बीच में अगर एक अच्छा सामंजस्य बैठ पाए तो वो भी हमें इसमें देखना पड़ता है। और इसलिए CBDM का जो कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट है का इसमें महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि कम्युनिटी जहां हम कहते हैं कि इज नॉट ओनली द विक्टिम, ये लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी होते हैं। इसलिए कम्युनिटी को जहां हम एक बहुत बड़ा एक अपनी कड़ी मानते हैं, इसमें यही एक हमारे लिए एक इससे मेजर स्टेक होल्डर भी बन जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आत्मा जोखिम की पहचान हो, उसके न्यूनीकरण पे बात हो, उसका आकलन हो, उसका विश्लेषण हो, उस पर चर्चा हो, और उसके बाद जो है किस तरह से कम्युनिटी को तैयार करना है, उसके लिए जो है हमें इसको सब लोगों को तैयार करना पड़ता है। प्रोफेसर संतोष कुमार, हमें ये समझाएं, एक आम जनता को अगर आप समझाएं कि क्यों समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन इस वक्त बेहद जरूरी है। इस वक्त क्या कहें, हर वक्त जरूरी है, लेकिन हम जानते हैं कि किस तरह से चरम मौसम की स्थितियां आ रही हैं, तो किस तरह से आप बताना चाहेंगे आम लोगों को? मूल रूप से अगर देखा जाए जो आपदा प्रबंधन में जो समुदाय की भूमिका है ये अनंत काल से चली आ रही है। और जब समाज में व्यवस्था नहीं थी, सरकारी व्यवस्था नहीं थी, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं था, तब से भी ये व्यवस्था थी। और लोग अपने जोखिम को, अपने रिस्क को, अपने दुख को अपने ढंग से और अपने तरीके से अपना उसका नियोजन करते थे। लेकिन जैसे जैसे चीजें बढ़ी और इसकी व्यापकता बढ़ी आपदाओं का, तो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम का एक रुझान बढ़ा और लगा कि अगर हम इनको जोड़ सकते हैं अपने प्रयासों के साथ तो हम इसके आपदा के प्रभाव को कम कर सकते हैं। और ये केवल अभी कहने की बात थी। जब 1934 में बिहार में भूकंप आया था, उसमें ये बहुत व्यापकता से इसको देखा गया, क्योंकि उस समय ब्रिटिश राज था हमारे यहाँ और कम्युनिटी में और सरकार में बड़ी दूरी भी थी। तो उस समय से भी देखा गया और उसके पहले से भी देखा गया। समुदाय एक ऐसी व्यवस्था है आपस में कि चीज़ों को समझती है, वहाँ पे जो लोकल जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट है उसको समझती है, जियोफिजिकल इन्वायरमेंट है उसको समझती है। जो आप एक एक व्यक्ति को चिन्हित कर लेते हैं, हमारे गांव में किस व्यक्ति कौन से बीमारी से पीड़ित है, कहाँ पे एज पॉपुलेशन है, कहाँ पे दिव्यांग है, तो उनको इसका मैं अभी यही देख रहा था, अभी फनी साइक्लोन को जब हम डॉक्यूमेंट कर रहे थे तो देखा वहां पे जब हम बात कर रहे थे अधिकारियों से और वहां के लोगों से, तो पता चला कि 40 से 42 हजार लोग इसमें लगे थे पूरे रिस्पांस में, जिसमें ऑर्गेनाइज फोर्सेस जो थी करीब 10 से 12 हजार होंगी, जिसमें इंडिया लेकिन जो मास था वो समुदाय था और उसमें महिला पुरुष सभी थे। जी, तो जी। हमारे देश की जो परंपरा रही है कि कम्युनिटी की एक कितना भी हेट्रोजीनियस कम्युनिटी हो, लेकिन एक इश्यूज के सामने हम सभी होमोजीनियस हो जाते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और इसकी जो क्षमता है और इसकी जो ताकत है उसको पहचाना गया और उसके बाद आपदा प्रबंधन में इसको जोड़ा गया। बिल्कुल बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण बात। ये हमारी बड़े लंबे समय से, सदियों से परंपरा रही है। मैं जानना चाहूंगा बुंदेला साहब आपसे कि किस तरह से NDRF जिस तरह से
कम्युनिटी डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे उपाय जिस तरह से कदम आगे बढ़ा रहा है, कितना महत्वपूर्ण है और क्या है ये, इसके तहत क्या किया जा रहा है? और जैसा कि पहले भी स्पीकर्स ने बताया कि कम्युनिटी डिजास्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहले वही रिस्पॉन्ड करते हैं जब तक बाहर से कोई मदद ना पहुंचे। तो इसमें एनडीआरएफ ग्राउंड लेवल पे काफ़ी काम कर रही है ट्रेनिंग में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट काम जो एनडीआरएफ कर रही है, सामुदायिक क्षमता निर्माण है, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम, सेफ्टी प्रोग्राम और जन जागरूकता अभ्यासों के साथ साथ फैमिक्स एक्सरसाइज करते हैं। फैमिलराइजेशन एक्सरसाइज है जिसमें जो वल्नरेबल एरियाज में जाके हम डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज से साथ मिलके लोगों को सेंसिटाइज करते हैं और मॉक एक्सरसाइज करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसमें पूरा डिस्ट्रिक्ट का महकमा डिजास्टर के पहलुओं को पहले अध्ययन करता है और उस हिसाब से मॉक एक्सरसाइज प्लान करके हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो बेसिकली हमारी कोशिश रहती है कम्युनिटी से लेकर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और स्टेट अथॉरिटी को हम ट्रेनिंग और एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करें ताकि कोई भी डिजास्टर को हम अच्छे से हैंडल कर पाए। जी बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण बात। और हम ब्रेक पे जाए उससे पहले डॉक्टर मनु गुप्ता हमें ये समझाएं कि हम जानते हैं कि जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनकी अपनी एक बड़ी भूमिका है और किस तरह से लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग की भी बात हो और जागरूकता, दोनों महत्वपूर्ण बात है। किस तरह से ये जमीन पर आकार ले रही है या आप जैसी संस्थाएं किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही हैं? धन्यवाद। इस जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं देश में, कई हजारों में हैं, कई जिलों में हैं, और ये पारंपरिक रूप से हमेशा जो कुछ वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जो कुछ पिछली जातियां हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनका शामिल होना उनको राहत पहुंचाने में मदद करती आई हैं। पर अब जैसे जैसे आपदा प्रबंधन, जैसा कि प्रीवियस स्पीकर्स ने भी कहा कि एक अपने आप में एक पूरा एक साइकिल बन चुका है जिसमें कई अब एस्पेक्ट्स आ गए हैं। उसमें अब जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं उसमें 4 एरियाज में बहुत अच्छी तरह से काम करने लगी हैं। एक तो ये कि आपदा पूर्व तैयारी, जैसे कि आईएमडी से अगर चक्रवात का या बाढ़ की कोई वार्निंग मिलती है तो किस तरह समुदाय को तैयार किया जाए, किस तरह जो कुछ ऐसे इलाके हैं नदियों के पास या कुछ जहां पर बाढ़ का या चक्रवात का या कोई और आपदा का डर ज्यादा हो, वहां से लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर लेकर जाना, उनको बताना कि आपके यहाँ एक आपदा के आने का डर है, आप लोगों को तैयारी करना है। तो इस तरह का एक एडवांस प्रिपेयर्डनेस एक्सरसाइज में गैर सरकारी संस्थानों का बड़ा एक महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा, जो आपदा से आने वाले नुकसान, जो होने वाले नुकसान का अल्पीकरण या मिटिगेशन कहा जाए, तो उसमें इस तरह का कम्युनिटी बेस्ड एक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि उनकी क्षमता बढ़ाना, वो आसपास की संवेदनशीलताएं हैं समुदाय में, उनको पता है कि कहाँ पर पहाड़ खिसक रहा है, तो अगर उस तरह की कमजोरियों को का एक तरह से खाता बनाया जाए तो वो उसको एक तरह से उसका रिकॉर्ड बनाना। तीसरा तो ऑफ कोर्स राहत का काम, और जैसे चिकित्सा के शिविर एक सुरक्षित स्थानों में पहुंचाना। और चौथा, पुनर्निर्माण का काम करना। अब हम लोगों ने बिल्डिंग बैक बेटर के बारे में सुना है। स्वयं से गैर सरकारी संस्थाओं का रोल, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म काम है, खाली एक आपदा के तुरंत बाद का काम नहीं है। इस तरह का जो स्वयंसेवी संस्थाएं, जो गैर सरकारी संस्थाएं जो लोगों के साथ रहती हैं, काम करती हैं, वो इस तरह का बिल्डिंग बैक बेटर प्रोसेस में बहुत अच्छी तरह से काम कर सकती हैं। बिल्कुल। तो बेहद महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एक बड़ी बात यहाँ यह है कि किस तरह से क्षमता निर्माण की पूरी प्रक्रिया चल रही है, उसके तहत क्या बदलाव हो रहे हैं और भविष्य की चुनौतियों के लिए हमारा समुदाय अलग अलग क्षेत्रों में कितना तैयार है इस वक्त। इसमें बात करेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार
instituted by Government of India to honor selfless service in disaster management. Many organizations and individuals are working silently in areas of disaster management like prevention, mitigation, preparedness, rescue, response, relief, rehabilitation, research, innovations or early warning. Government of India has instituted an annual award. There will be up to 3 awards. Both institutions and individuals are eligible for these awards. If the award winner is an institution, it shall receive a certificate and a cash prize of Rs 51 lakhs. If the award winner is an individual, the winner shall receive a certificate and a cash prize of Rs 5 lakhs. To know more or to apply, visit awards.gov.in or ndma.gov.in today. The last date for filing of application shall be 31st August 2022. सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा स्थापित आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने के लिए कई संगठन और व्यक्ति आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में लगातार काम करते आ रहे हैं, जैसे आपदा की रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और बचाव, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान, नवाचार या प्रारंभिक चेतावनी। भारत सरकार ने वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 3 पुरस्कार होंगे। संस्थान और व्यक्ति दोनों ही इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। यदि पुरस्कार विजेता एक संस्थान है तो उसे प्रमाण पत्र और 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। यदि पुरस्कार विजेता व्यक्ति है तो विजेता को प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए या आवेदन करने के लिए awards.gov.in और ndma.gov.in पर आज ही जाएं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2022 तक होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपदा का सामना और आज हम बात कर रहे हैं कि आपदा के वक्त हमारे और आप जैसे लोगों की भूमिका कितनी बड़ी हो सकती है, खासकर राहत और बचाव कार्यों में और फौरी तौर पे जो मदद पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया है जब तक कि तमाम राहत की एजेंसियां न पहुंच जाएं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा इस पूरी विषय का हिस्सा है क्षमता निर्माण। कैसे क्षमता निर्माण की पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, किस तरह की नीतियां हैं इसको लेकर? देखिए, जहाँ तक क्षमता निर्माण के विषय में बात करते हैं हम लोग, तो एनडीए में शुरू से ही क्षमताओं के बढ़ावा देने के लिए राज्यों से बात की है, जिलों पे बात की है और इसीलिए जब भी हम डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान कोई बनाते हैं उसमें हमने स्पेशल जोर दिया है कि क्षमताओं का किस तरह विस्तार किया जाए। और क्षमताओं का विस्तार करने के लिए हमने समय समय पे कुछ कोर्सेज शुरू किए हैं। जैसे एनडीएमए ने कोविड के टाइम पे एनजीओ के साथ मिल करके हमने 22 राज्यों में 240 जिलों में जो है एनजीओ कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाए हैं ताकि ये ढंग से उस चीज को कर सकें। इसको सेफ्टी प्रोग्राम जो 22 राज्यों में हमने जो है 43 डिस्ट्रिक्ट में 8,600 स्कूल को हमने दिया है और हर जिले से 200 स्कूल हमने दिए हैं। तो करीब हमने जो है लाखों बच्चों को यहाँ तैयार किया है। जोन 4 और सेस्मिक जोन 4 और सेस्मिक जोन 5 में भूकंप में जो बच्चे आते हैं उनको हमने शिक्षा है ताकि वो अपने घरों में अपनी कम्युनिटी को जा करके बताएं कि भूकंप के समय हमें क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं। इसके साथ ही हर जिले में करीब 500 टीचर्स और स्टाफ को हमने इन भूकंप से आने वाली आपदाओं के लिए तैयार किया है। इसके साथ ही साथ एनडीएमए में जैसे इग्नो के साथ है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के साथ है, करीब 16,000 ऑफिसर्स को और पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के लोगों को ट्रेनिंग दी है, भी दिया। इसके साथ ही जैसे हमने अभी हमने प्रोग्राम शुरू कर रखा है 350 जिले जो है जो आपदा ग्रसित जिले हमारे पास है उसमें हमने 1 लाख वॉलंटियर जो है तैयार किए हैं आपदा मित्र, जिनका करीब हमारे पास 15-20 हजार हो गए हैं। फरवरी तक हमें 1 लाख वॉलंटियर
उनको तैयार करना है। बिल्कुल। मेन एम है इनका, जैसे आचार्य चाणक्य कहा करते हैं, लेकम चक्रम परिभ्रमयति। बिल्कुल, निश्चित तौर पर दोनों पहिए जो है चलते हैं, एक पहिया जो है हमारा गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट सपोर्ट होता है, दूसरा जो हमारा कम्युनिटी वाले, अगर ये दोनों पहिए जो है साथ मिलकर के चलते हैं तो आपदाओं से लड़ने के लिए जो रथ हमारा है वो पूर्ण रूप से तैयार होगा और एक सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत की ओर प्रस्थान करेंगे। बिल्कुल, और आपदा मित्र की भी अपनी एक भूमिका है और उसके आधारित ऐप भी अब सामने है। संतोष जी, मैं ये समझना चाहूंगा कि अब ये स्थितियां हम देख रहे हैं इंडिया में और तमाम एजेंसियां मिलकर जिस तरह का काम कर रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं, क्षमता निर्माण कर रही हैं, भविष्य को लेकर किस तरह का रोड मैप है? क्योंकि हम जानते हैं चरम मौसम की स्थितियां, चाहे तेज बारिश हो, चाहे बहुत तेज गर्मी पड़ना हो, इस तरह के उन इलाकों में भी अब हो रहे हैं जहां पहले आपदाएं नहीं आती थी। तो अब भविष्य के नजरिए से कैसे इसको समझा जाए? जी, अगर आप देखें कि अभी हम आज़ादी के 75वें वर्ष में हैं और 2047 में हम 100 वर्ष की आयु पूरी करेंगे आज़ाद भारत का। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको रिकॉग्नाइज करके एक मैंडेट दिया प्राइम मिनिस्टर 10 पॉइंट एजेंडा के 8वें बिंदु में, कि कम्युनिटी की जो समझ है आपदाओं की, कम्युनिटी की जो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग है या ट्रेडिशनल नॉलेज है, उनको वैज्ञानिक जो हमारे ज्ञान है या एनडीआरएफ की कैपेसिटी है, एनआईडीएफ की कैपेसिटी है, सिविल सोसाइटी के या भारत के और भी संस्थाएं हैं, जैसे अभी हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज का नेटवर्क खड़ा किया है, बिल्कुल बिल्कुल मैनेजमेंट पे काम कर रही है, उनको कम्युनिटी के नीड से कैसे जोड़ा जाए। तो ये जो भविष्य की बात कर रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में भी है और संपोषक विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डिजास्टर रिस्क, ये तीनों को एक नजरिया जो कम्युनिटी के साथ, क्योंकि वो वहां पे कन्वर्जेंस है कम्युनिटी के पास और वहां पे सारी चीजों को एक साथ वो उनके यहाँ डिसएग्रीगेशन नहीं है, उनके यहाँ चीज एक साथ उनको झेलना पड़ता है। तो इसको उनकी जो समझ है इस विषय की वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो विज्ञान का और हमारी जो ज्ञान का जो हमारा जो एनडीआरएफ और एनडीएमए एनआईडीएम की जो बात हो रही है, उनका मिश्रण कैसे हो, जो बिल्कुल कन्वर्जन एक बहुत बड़ा विषय है और निश्चित तौर पर तमाम एजेंसियों का एक साथ आना, अब लोगों का भी एक साथ आना बेहद महत्वपूर्ण है। रुक रहे हैं हम यहाँ पे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमारे कार्यक्रम का आखिरी हिस्सा और हम कोशिश ये जानने की करेंगे कि हम आखिर हमारा समुदाय कितना तैयार है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, instituted by Government of India to honor selfless service in disaster management. Many organizations and individuals are working silently in areas of disaster management like prevention, mitigation, preparedness, rescue, response, relief, rehabilitation, research, innovations or early warning. Government of India has instituted an annual award. There will be up to 3 awards. Both institutions and individuals are eligible for these awards. If the award winner is an institution, it shall receive a certificate and a cash prize of Rs 51 lakhs. If the award winner is an individual, the winner shall receive a certificate and a cash prize of Rs 5 lakhs. To know more or to apply, visit awards.gov.in or ndma.gov.in today. The last date for filing of application shall be 31st August 2022. सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा स्थापित आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने के लिए कई संगठन और व्यक्ति आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में लगातार काम करते आ रहे हैं, जैसे आपदा की रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और बचाव, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान, नवाचार या प्रारंभिक चेतावनी। भारत सरकार ने वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 3 पुरस्कार होंगे। संस्थान और व्यक्ति दोनों ही इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। यदि पुरस्कार विजेता एक संस्थान है तो उसे प्रमाण पत्र और 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। यदि पुरस्कार विजेता व्यक्ति है तो विजेता को प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए या आवेदन करने के लिए awards.gov.in और ndma.gov.in पर आज ही जाएं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2022 तक होगी। और
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। हम बात कर रहे हैं आज कि आपदा प्रबंधन में हम लोग यानी आम लोगों की क्या भूमिका है और किस तरह से इस स्तर पे काम हो रहा है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। बुंदेला साहब, मैं ये समझना चाहूंगा, अब कार्यक्रम का आखिरी हिस्सा है कि इतने सालों की कोशिशों के बाद, तमाम एजेंसियों की कोशिशों के बाद, जो कम से कम आपदा जहां लगातार आती है, चाहे वो तटीय इलाके हों, चाहे बाढ़ग्रस्त कुछ इलाके हों, बिहार असम के इस तरह के इलाके हों, अब हमारा समुदाय जो लोग हैं वो कितना बेहतर तैयार हैं? देखिए, एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में हुई थी। उससे अब तक 16 साल में 16 बटालियन है, जो कि लगभग एनडीआरएफ का प्रेजेंस सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में है। दूसरा जो चेंज आया है कि एसडीआरएफ अधिकतर स्टेट्स में बना दी गई है, तो आज के दिन एसडीआरएफ स्टेट लेवल पे और एनडीआरएफ सेंट्रल लेवल पे ऑपरेशनल है। और ट्रेनिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई है, जिसमें हम कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम एनडीआरएफ करती है, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम करती है। गृह मंत्रालय ने एक स्कीम निकाला जिसमें से 600 इम्पोर्टेंट बड़े स्कूल्स हैं जो कि डिजास्टर वल्नरेबल एरियाज में सिचुएटेड है। उसमें हम स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं बच्चों को और टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए डिजास्टर के लिए। इसके अलावा नेहरू युवा केंद्र और एनसीसी, होमगार्ड्स, एसडीआरएफ की भी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग चल रही है। जी बिल्कुल। प्राइवेट एजेंसीज की भी ट्रेनिंग, जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी हम ट्रेन करते हैं, साथ में कोऑर्डिनेशन करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा समय काफी कम। एक सवाल मैं मनु जी से भी ले लूं। मुझे ये बताएं मनु जी कि किस तरह से जो आम लोग हैं उनके मोटिवेशन को कैसे बढ़ाया जाता है, क्योंकि आपदा के समय हम सब जानते हैं, सब अपने अपने परिवार, अपनी अपनी सुरक्षा की चिंता करते हैं। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। लोगों का उस समय एक ट्रॉमा, उस समय एक दहशत सी होती है समुदाय में। तो उसमें हमारे जितने भी वॉलंटियर हैं, हमारे गैर सरकारी संस्थाओं के और जो जन प्रतिनिधि हैं, हम लोग उनके साथ बहुत काम करते हैं, क्योंकि जब वो लोग जो उनके प्रतिनिधि हैं, संक्षेप में जवाब चाहूंगा, हमारे पास समय कम है, आसपास के टीचर हैं या कोई और एमिनेंट पर्सन्स हैं जो कम्युनिटीज में होते हैं, अगर वो उनको हौसला देते हैं तो उनको बहुत आराम मिलता है। और उसके साथ ही साथ हम लोग उनको इस तरह के व्यवस्थाएं मुहैया कराते हैं जिससे कि उनका, खासकर बच्चों का मन लगा रहे, जिससे कि उनका एक तरह से हम लोग उनको इंगेज करें किसी एक्टिविटी में, जिसकी वजह से वो फिर एक तरह से उनके अंदर जो एक भय है, एक डर है, वो धीरे धीरे कम हो पाता है। बिल्कुल। हमारे पास समय इतना ही है, माफी चाहूंगा, हमारे पास समय सीमित ही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा राजेंद्र जी आपका, संतोष जी आपका, बुंदेला साहब आपका और मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बुनियादी बात तो यही है कि जब भी कोई आपदा आए, सबसे पहले जरूरी है कि हमारा समुदाय हमारे साथ खड़े हों, हम एक दूसरे की मदद के लिए खड़े हों, और इसके लिए तमाम क्षमता निर्माण की पूरी प्रक्रिया भी चली है, तमाम तकनीक भी उपलब्ध है, और तमाम एजेंसियां, चाहे राज्यों की हो चाहे केंद्र की हो, वो भी क्षमता निर्माण में लगी हुई हैं, जो एक महत्वपूर्ण तत्व इसके लिए है, इस पूरे आपदा के प्रबंधन के लिए है। फिलहाल हमारे इस अंक में इतना ही। नमस्कार।